ये देखिए, क़ानून के अंदर जो है, जो ऑप्शन है कि अपोजिशन पार्टी को के सीनियर एमएलए को स्पीकर का पोस्ट दिया जाता है 2 दिन के लिए, हलफ दिलाने के लिए। इससे पहले मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सीनियर थे, तो उनको टीआरएस ने मौका दिया। चूँकि अब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सीनियर एमएलए नहीं रहे, नहीं लड़े इलेक्शनों, तो उनकी जगह पे अकबरुद्दीन अवैसी का सीनियरिटी में नंबर आया। तो वो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का कि अपोजिशन में जो सीनियर है उनको हलफ दिलाने के लिए उनको जो है मौका देते हैं, अपनी रूलिंग पार्टी में से किसी को निकाल कर नहीं देते। ये तरीक़ेकार है। ये तरीक़ेकार की वजह से अकबरुद्दीन अवैसी को कांग्रेस हुकूमत ने हलफ दिलाने के लिए जो है टेम्पररी स्पीकर बनाया। अब रहा सवाल सियासी तौर के ऊपर, ये लोग जो बोलते रहे रेवंत रेड्डी को बदनाम करने के लिए ये आरएसएस का है, ये आरएसएस का टिल्लू है, जो कुछ भी इलेक्शन के अंदर इन्होंने बोला। आज जब ये असेंबली के अंदर गए, उन्होंने इनको बुलाया, इज्जत दी, तो ये बड़े शर्मिंदा हुए होंगे रेवंत रेड्डी के सामने कि हमने जिसको आरएसएस का कहा, आज वो हमको मौका दे रहा है ऊपर चेयर पे बिठाने का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन के अंदर कि आप बड़ी बड़ी बातें करने से इज्तनाब करें, क्योंकि कब किस वक्त हुकूमत से क्या ज़रूरत पड़ जाती है पता नहीं चलता। तो आप नकटा मामू बोल के नकटे मामू को दवाखाने को भेजा दिए, वो गिर गया। नकटा मामू की गवर्नमेंट जाने की वजह अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि केसीआर की हारने की वजह यमायम है। असदुद्दीन अवैसी उसके रास्त ज़िम्मेदार है। टीआरएस से 10 साल में ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठाया, मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिलाया और मुसलमानों को ये बोलकर तसल्ली देते रहे कि ये नंबर 1 सेकुलर सीएम है। तारीफ़ तो इतनी हो गई कि अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान असेंबली के अंदर केसीआर की तारीफ़ करते हुए ये कहते हैं कि आपको तो चीफ मिनिस्टर का ओहदा आपके लिए बहुत छोटा है, आपको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इस हद तक। और एक जोक भी सामने आया कि केसीआर माल उठा के केटीआर को जो है एकदम बहुत मार के बोला कि देखो तू मेरा बेटा, मैं तुझे अमेरिका से बुलाया, मिनिस्टर बनाया, इतने बड़े ओहदे दिया, तू कभी इतनी तारीफ़ नहीं करा मेरी जितनी अकबरुद्दीन अवैसी मेरी तारीफ़ किया। तो केटीआर ने कहा कि बाबा मैं तो आपका बेटा हूँ, उसने तारीफ़ किया है, आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उनको, फ़ायदा पहुँचाने की वजह से आप जो है इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं आप। अगर आप फ़ायदा नहीं पहुँचाते तो वो आज आपकी तारीफ़ नहीं करता, वो इसीलिए वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। ये आज केसीआर का जो ज़वाल हुआ उसकी वजह मुसलमानों की मसाजिद की शहादत, सेक्रेटरीट की जो मसाजिद है वो यमायम से पूछ कर कि मैं ये मसाजिद शहीद कर रहा हूँ, ये बड़ा सेक्रेटरीट बना रहा हूँ, इसको किधर बाजू में मैं जगह दे दूँगा, बाजू हटा के। तो यमायम को कॉन्फिडेंस में लिए बिना सेक्रेटरीट के मसाजिद को शहीद नहीं किया जा सकता था। ये एक बिल्कुल पक्की बात है ये। और मुसलमानों को चाहे 12% रिजर्वेशन हो, चाहे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का मसला हो, जुडिशरी पावर का, मुसलमानों का रिकॉर्ड रूम 6 साल से वक्फ बोर्ड का बंद है, मुसलमानों को दलित बंधु स्कीम की तरह कोई स्कीम नहीं दिया, दलितों को 10-10 लाख रुपए दिया। मुसलमान ये पूछते रह गए कि हमको क्या दे रहे हैं, तो बोले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 10 साल में कोई मुसलमानों को लोन नहीं दिया। बिल्कुल आखिरी मोमेंट में मुसलमानों के दिल को बहलाने के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया, वो भी 1000 आदमी को दिया। उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई। बोले 120 करोड़ जो है मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो 120 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ना आए ना किसी को बटे। तो मुसलमान तेलंगाना का बेचैन हो गया था कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। डबल बेडरूम की बात किया, गैर कौम के अंदर अपनी कौम में जो है डबल बेडरूम बांटा, मुसलमानों को नहीं दिया। 12% मुसलमानों को डबल बेडरूम देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। लेकिन आखिरी वक्त में एक 500 मकान असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से बांटे गए।
याकुतपुरा, चंद्रान गुट्टा, चार मीनार, बहादुरपुरे के लोगों को ले जाके महेश्वरम में दिए। वहाँ के लोग हाई कोर्ट में जाके अपील करें, पिटिशन डाले कि हमारे इलाके के अंदर वहाँ के लोगों को लाके क्यों दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या ज़मीनात नहीं हैं, वहाँ के ज़मीनात को एमआईएम वाले प्लाटिंग करके खा जाते हैं और वहाँ डबल बेडरूम मकान बना के नहीं देते। वहाँ भी कई मुकामात है जहाँ पे डबल बेडरूम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको छुपा के रखा गया ज़मीनों को, उसकी प्लाटिंग करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारे को जो है वहाँ के लोगों को यहाँ के इलाके में ना दिया जाए। नतीजा क्या निकला, जिन 500 लोगों को असदुद्दीन अवैसी ने मकानों के कागजात दिए थे वो सारे कैंसिल हो गए, हाई कोर्ट में स्टे हो गया और वो मकानात तो रुक गए। अब महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में वहीं के मुकामी अवाम को वो मकान अलॉट किए जाएंगे। अब रहा सवाल रेवंत रेड्डी का, जिसको इन्होंने आरएसएस का टिल्लू कहा, तो आप में अगर थोड़ी सी गैरत थी तो आप आरएसएस के टिल्लू को जाके नहीं मिलते, आप कहते कि मैं प्रोटम इसको स्पीकर नहीं बनता, हम आपके साथ जो है अपोजिशन में बैठेंगे, हम नहीं लेंगे, आप किसी को भी बना लो। वो लोग किसी को भी बना लेते थे अगर आप इनकार करते तो। लेकिन आप वो आरएसएस के टिल्लू के दावतनामे के ऊपर आप लब्बैक बोल के गए, फूलों का गुलदस्ता दिए, वो आपको नमस्ते करा, आप उसको सलाम करें, बैठ के आप सबको शपथ दिलाए। अब रहा राजा सिंह, जो इनका 8वां एमएलए है एमआईएम का, 7 एमएलए ये और एक गोशामेल का एमएलए इनका एमएलए है, वो 8वां एमएलए है वो। उन्हें बोला कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर मैं शपथ नहीं लेता, नहीं लिया वो। तो जब वो एक बता रहा है कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर शपथ नहीं लेता, तो अकबरुद्दीन अवैसी या एमआईएम का भी काम था कि आप दावतनामा हमको दे रहे हैं, हम पूरे स्पीकर नहीं बनते, आप किसी को भी बना लो, लेकिन आप बनते हैं। तो हुकूमत आपके पास नहीं झुकी, हुकूमत ने तो आपको एज ए क़ानून के नाते, क़ानून का जो तरीक़ा था, क़ानून के तरीक़े से आपको मौका दिया, लेकिन झुके तो आप जाके झुके रेवंत रेड्डी के पास ओहदा कबूल करके 2 दिन के वास्ते। आपको कबूल नहीं करना चाहिए था, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करे हैं आप, तो फिर आप कैसा लेते वो, आप कहना था कि हम नहीं लेते। बहरहाल ये लोग इख्तिदार के करीब रहना चाहते हैं, इख्तिदार की गोद में बैठना चाहते हैं, अपनी दौलत को बचाना, अपने इख्तिदार को बचाना, चाहे अवाम को कुछ मिले चाहे ना मिले, उससे मजलिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मजलिस कभी महंगाई पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएगी, कभी डीज़ल पेट्रोल पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएगी, किसी मुसलमानों के मसाइल पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएंगी। ऐवान असम्बली के अंदर 10 साल से हम देख रहे हैं टीआरएस के साथ नूरा कुश्ती होती है, खड़े की तकरीर करते हैं, जो काम की ना काज की, वो भी सुन लेते हैं, तयखुन देते हैं हम कर देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या इनकी तकरीर की वजह से असम्बली की कोई काम मुसलमानों का हुआ क्या मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में आई, क्या मुसलमानों को 12% डबल बेडरूम मकान मिला, क्या मुसलमानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 10 साल में लोन्स मिले, क्या ओल्ड सिटी के अंदर केसीआर चीफ मिनिस्टर एक मरतबा भी 10 साल में क्या पुराने शहर का दौरा किया, क्या पुराने शहर में कोई स्पेशल बजट जैसे पुराने चीफ मिनिस्टर दिया करते थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब, जितने पुराने चीफ मिनिस्टर गुजरे, पुराने शहर को 1000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए यहाँ दौरा करके स्पेशल फंड्स अलॉट करते थे। एक तारीख़ है, चंद्रबाबू नायडू साहब के तो कई दौरे अमानुल्लाह खान साहब लेके आके करवाते थे, स्पॉट के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए के जो है नाले, रोड, लाइट, तमाम चीज़ें डेवलपमेंट आप करवाते थे। क्या केसीआर ने एक मरतबा भी मुसलमानों को पुराने शहर के अंदर आके दौरा किया? क्या आप लाने में कामयाब हुए? आप तो कहते हैं कि हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट पे आता, लेकिन 10 साल में ये वाहिद चीफ मिनिस्टर था, ये गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, जो ख़ुद आरएसएस का एजेंट है, नरेंद्र मोदी हुकूमत का एजेंट है। इसने कभी मुसलमानों को अहमियत नहीं दी, इन्हें कभी मुसलमानों के इलाके में आके कोई डेवलपमेंट का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर ने नहीं रखा। सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ है ज़ाती तौर पे तो एमआईएम की क़ियादत का फ़ायदा हुआ, पर्सनल फ़ायदा हुआ है। एक एमएलसी ले लिए रहमत बेग की शक्ल में, या जो भी लेते रहे वो जो है आप केसीआर से लेते रहे, लेकिन मुसलमानों को, अक़लियतों को आपने कुछ भी नहीं दिलाया। जिसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ
कि केसीआर 6 साल से कह रहा था कि मैं सिटी के 4 कोनों में 4 बड़े दवाखाने कायम करूंगा, निम्स की तरह के। तो हम भी बड़े खुश हुए कि चलो साउथ में एक दवाखाना बड़ा आ जाएगा, जिससे हमारी गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, हमारे बीमारों को, मरीज़ों को। 6 साल के बाद उसने 3 संगे बुनियाद रखे, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में 3 बड़े दवाखानों का संगे बुनियाद रखा, जो सारे वेब मीडिया में, अखबारात में आया। लेकिन चौथा दवाखाना जो पुराने शहर के किसी इलाके में होना था, नए पुल से लेकर आपके जो है एयरपोर्ट शमशाबाद के आगे तक, आज आबादी करोड़ों में हो गई आबादी, इन आबादी के अंदर वो निम्स का दवाखाना नहीं आया। जब तहकीकात करे तो पता चला कि इन्होंने केसीआर को दवाखाना डालने से मना करवाया, क्योंकि इनके यहाँ पे 2 दवाखाने हैं, असरा दवाखाना, मेडिकल अवेसी दवाखाना। इनके दवाखानों के ऊपर, गिराक के ऊपर असर पड़ जाएगा। निम्स की तरह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरीबों के लिए आएगा, गरीब वहाँ चले जाएंगे तो इनके पास लोग नहीं आएंगे, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये वजह से वो नहीं आया। मैं अब जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करूँगा बहुत जल्द। जब ही मेरी मुलाकात होगी मुबारकबाद देने के लिए, मेरी सेहत ज़रा ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह उनसे बहुत जल्द मिलूँगा। जब भी मिलूँगा मैं कुछ लेटर्स काम के लिए उनके हवाले करूँगा। उसके अंदर ये लेटर भी होगा कि पुराने शहर के अंदर वो जो निम्स टाइप का जो दवाखाना, जो 3 दवाखानों का संग बुनियाद केसीआर ने रखा, जो बनने वाले हैं, वो ऐसा दवाखाना हमारे पुराने शहर के अंदर भी आप जो है उसका संग बुनियाद रख के उसका काम जो है चालू करवाएं। और मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए अब ये स्कूलों का नाटक बहुत हो गया कि उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी स्कूल खोल रहे हैं, वो फला कर रहे हैं। भाई बंद कीजिए, मेहरबानी कीजिए। जो गवर्नमेंट के स्कूल से वो इन स्कूलों को अपग्रेड कराइए। गवर्नमेंट के कौम पे एहसान मत कीजिए। हज़ारों करोड़ रुपए डकार के 20,000 करोड़ की जमात और थोड़े स्कूल खोल के अपने आप को सर सैयद अहमद खां मत बनाइए। आप अपने आप को, वो स्कूलों में क्या हो रहा है, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं, कापियाँ किताबें बाहर से मंगा रहे हैं, एक घर के एक बच्चे को दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, इनको आप ला के कौम को बेवकूफ़ मत बनाइए। क्या आपके स्कूल सिर्फ आपके हल्के असम्बली चंद्रन गुट्टे के लिए है, याकूतपुरे के मुसलमानों के लिए वो सहूलत नहीं है? और दूसरे जो 7 हल्के हैं उनके लिए नहीं है? अज़ला के मुसलमानों से आप वोटों की भीख मांगते, तो क्या अज़ला में आपको वैसे स्कूल नहीं कायम करने चाहिए? निज़ामाबाद में, बोधन में, तमाम महबूब नगर के अंदर, करीम नगर के अंदर, आदिलाबाद के अंदर, हर जगह ऐसे स्कूल होना चाहिए। फिर वो तो उतना बड़ा आप कायम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के जो स्कूल है, दिल्ली के स्कूलों की तरह अपग्रेड कीजिए, ताकि एमएलएस और तमाम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पढ़ाने के लिए लाइन लगा के खड़े। ऐसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को खोला है, तो आप भी पुराने शहर में और हैदराबाद में ऐसे स्कूल खोलने के लिए हुकूमत को नुमाइंदगी कीजिए। कौम के लिए यम एहसान मत कीजिए। एहसान करना ही है तो पूरे तेलंगाना में स्कूल खोलिए, नहीं है तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको अपग्रेड कराइए। अपने एमपी फंड से, एमएलए फंड से उस्मानिया दवाखाने को इमीडिएटली फ़ंड रिलीज़ करके वहाँ का लैब बराबर करवाइए। दवाखाने की हालत को सुधारिए, लेकिन नहीं सुधारते उस्मानिया की हालत, इसलिए कि फिर आपके जो 2 दवाखानों का कारोबार आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उस्मानिया दवाखाने में भी एक रिपोर्टर हैं, वेब रिपोर्टर हैं मशहूर, 7H न्यूज़ हकीम साहब के एक रिपोर्टर हैं, शाहिद नाम है उनका, वो भी आते मेरे पास इंटरव्यू के लिए। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे वालिद को लेके मैं उस्मानिया दवाखाना आया और ये दवाखाने के अंदर जो है बहुत बुरी हालत है और मेरे वालिद को, मैं बेड भी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने उनको वहाँ के एक आदमी का नंबर दिया, मैंने कहा आप उनको फ़ोन करो शाहिद, वो आपका इंतज़ाम करेंगे सारा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आऊँगा, आके आपकी मदद करूँगा। तो ऐसे में उस्मानिया दवाखाने को अपना बजट दे के उस्मानिया दवाखाने को अपग्रेड करिए, वहाँ आवाम को सहूलत दिलाना इनका काम है। मैं भी हुकूमत से, रेवंत रेड्डी साहब से मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ख़ास तौर से मैं जब भी मुलाकात होगी मेरी, मैं नुमाइंदगी करूँगा कि इसको जो है अपग्रेड करें, उस्मानिया दवाखाने को अपग्रेड करें हमारे लिए। और ये जो बच्चों के स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स को जो है बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे टीचर्स को रख के ये स्कूलों के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करें। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई,
बाबरी मस्जिद की शहादत में भी इनके वालिद का नाम आया कि इन्हों जो है कुछ मामले करके आरएसएस के साथ बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी बना के बाबरी मस्जिद राबता कमेटी को तोड़े, उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए और वो बाबरी मस्जिद को शहीद हो गई। अब तेलंगाना के अंदर 9 मसाजिद शहीद हुई, जिसमें से 2 बने। एक मस्जिद नहीं है, कमरा है पीछे, वो मस्जिद हाशमी, और वो पीछे एक ही कमरा है, वो मस्जिद नहीं है, वो उसके कमरे की तरह बना दिया गया। 2 मस्जिदें अलग अलग थी, वो दोनों को जॉइंट करके बोले कि 2 मस्जिद है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। ये मस्जिदों की लत है, रजत लगी है इसको। जो केसीआर वो सेक्रेटरीट जो बनाया मस्जिदों को तोड़ के, वो आज सेक्रेटरीट के बाहर हो गया, कोई और आके सेक्रेटरीट के ऊपर बैठ गए। बनाया अपने लिए, लेकिन मस्जिदें तोड़ने से, शहीद करने से वो सेक्रेटरीट के बाहर निकल गया। ये अल्लाह का निज़ाम है। आज रेवंत रेड्डी आके सेक्रेटरीट में बैठ गया, तो ऐसे हो गया। जिस दिन सेक्रेटरीट की मस्जिदें शहीद हुई, उसी दिन मैंने कहा था कि केसीआर तुमने बहुत बड़ी गलती की जो अल्लाह के घर को तोड़ा। हमारी कुरान शरीफ कहाँ है, हमारी जानिमाज़ कहाँ हैं, हमारा मेंबर कहाँ है? तुमने सीधे सीधे जेसीबी लगा के पूरी मस्जिद को उखाड़ के रात रात फेंक दिया। उसमें हमारे मुक़द्दस कुरान मजीद वगैरह कहाँ चले गए? हम ये बराबर पूछते रहे। और उसी दिन मैंने कहा था कि केसीआर तुम इस सेक्रेटरीट में नहीं बैठ पाओगे, और मैंने उस दिन बद्दुआ दी थी। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन की दुआ को, मेरी बद्दुआ को कबूल किया। आज वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं बैठ सका, और इतना ज़्यादा वो शराब पिया है वो, कि बाथरूम के अंदर शराब के नशे में वो गिर गया। कुल्ले की हड्डी जो है उसकी जो फ्रैक्चर हो गई, दवाखाने में पड़ा हुआ है। तो वो लोग जो इख्तिदार के अंदर जो जुल्म करते हैं, अल्लाह के घरों को शहीद करते हैं, लोगों पे मुकदमात बुक करते हैं, सताते हैं, ये तमाम लोगों को, चाहे वो मजलिस के कायदीन हों या टीआरएस वाले हों, उनको ये सोचना चाहिए कि जिसको आप नंबर वन सेकुलर बोल के मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, यहाँ तक कि महमूद अली जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत को आप लाके केसीआर की हुकूमत से मिला रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं कि केसीआर की हुकूमत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला हुकूमत के जैसी है। नौज़ुबिल्लाह, शाम को शराब पीने वाला और शराबी, उसको आप 1-2 दिन के इख्तिदार के लिए, आज क्या हो गया? आपका इख्तिदार चले गया, लेकिन आपके आमाल नामे के अंदर वो चीज़ आ गई कि आप एक गुस्ताख़ साहबी हो गए। क़यामत में आपको उसका जवाब देने का है। वहाँ केसीआर तो आपको बचाने वाला नहीं है। और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, जो आप लोग ये कहते थे मैं मरे तक केसीआर का साथ दूंगा, मैं आखिरी वक्त तक केसीआर का साथ दूंगा, अब नज़र नहीं आ रहे केसीआर के पास हुकूमत चले गई, अब गिर गया केसीआर, नज़र नहीं आ रहे। मामू की खिदमत के लिए भांजे आज मामू की खिदमत को नहीं पहुँचे। हाँ, मामू की खिदमत करना था ना, मरे तक साथ रहने वाले, जाके साथ रहना था, बैठे हुए रहना था दवाखाने के अंदर। हाँ, बहरहाल एक बात तय है कि यमायम हमेशा इख्तिदार के पीछे भागती है। ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस हमको बुला ले, हम कांग्रेस के कदमों में पड़ जाएं, लेकिन कांग्रेस का शायद मूड नहीं है अभी इनको लगा लेने का, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं दिल्ली के अंदर, वो बड़े सख्त नाराज़ हैं इन लोगों से कि सारे हिंदुस्तान में फिर के इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया, कांग्रेस के इलाक़ों में अपने उम्मीदवार को खड़ा करे, मुसलमानों को इन्होंने कांग्रेस से बज़न किया, यहाँ तक कहा कि कांग्रेस को म्यूज़ियम में रख दो, कांग्रेस दोबारा आने वाली नहीं है। ऐसे तमाम बयानात ये दे के बीजेपी को जिताते रहे, बीजेपी को कामयाब बनाते रहे। ये बात राहुल गांधी के दिल और दिमाग में बैठी हुई है। कोई भी अगर उनके सामने असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी या यमायम का नाम लेता है तो उसको कहते हैं कि सामने से उठ के चले जाओ, इन लोगों का नाम मत लो। बहरहाल तो दिल्ली से तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। अब मुकामी तौर पे अभी जो आरएसएस का टिल्लू है, जो इन्होंने कहा था, अब ये आरएसएस के टुल्ली के हाथ पैर दबाते रहेंगे, अन्ना अन्ना बोल के इसको लेके चलेंगे, और उसके बाद बोलेंगे गलती हो गई थी, इलेक्शन का था, बोलते एक दूसरे को, इस किस्म की बातें करेंगे। उसके बारे में करके जो है इससे काम निकालने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला रेवंत रेड्डी इन लोगों को ना लगा लें, इन लोगों को अछूत की तरह दूर रखें। और ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। यही वजह है कि इनके पास ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई सेंट्रल एजेंसीज इनके ऊपर धावा नहीं करती। आज आज़म खान साहब की यूपी इतने बड़े लीडर हिंदुस्तान के, आज बीवी बेटा आज़म खान साहब,
सेपरेट जेलों में पड़े हुए हैं, 7 साल की सज़ा हो गई, उनका मेडिकल कॉलेज खींच लिया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को खींच लिया गया। तो ये नहीं चाहते कि इनका हाल आज़म खान साहब की तरह हो, इसलिए ये हुकूमत के पैरों में पड़े रहते हैं। शायद मुसलमानों को कुछ मिले ना मिले, इनको मिला तो बस है, इनकी हुकूमत चली तो बस है। आपने देखा हालिया दिनों में बिल्कुल बेफजूल लोगों को आपने लाके इलेक्शन के अंदर टिकट दिया, बोले नौजवानों को देंगे। चार मीनार में किसको दिया आप लोगों ने देखा, एक ज़ईफ़ आदमी को चलना नहीं आ रहा, आप टिकट दिए। और जाफ़र हुसैन महराज को नामपल्ली से निकाल के याकूतपुरी में लाके मुसल्लत कर दिए। एक कारपोरेटर जिसको कोई नहीं पहचानते लिया कि बहादुरपुरी में आप दे दिए। तो इसमें नौजवान पढ़े लिखे लोग कहाँ आए? आप तो बोले हम एजुकेटेड लोगों को, नौजवानों को टिकट देने वाले हैं। बहरहाल ये बोकसिंग करके, बेईमानी करके अमजदुल्ला खान जैसे एक हरकती नौजवान को आपने इलेक्शन में हराया। फ़िरोज़ खान जैसे काम करने वाले एक इंसान को आपने इलेक्शन में बोकसिंग के ज़रिए हराया। हैदराबाद की अवाम ने साबित कर दिया कि वो अब एमआईएम से ऊब चुकी है, बेजार हो चुकी है, जिसके नताइज, जिसके काउंटिंग वोट का जो शेयर है वो तमाम आप लोगों के सामने हैं कि इतनी अवाम एमआईएम से आज नाराज़ है, इनके ख़िलाफ़ में अपने वोट का इस्तेमाल की है। इससे आने वाले दिनों में एमआईएम के लिए एक वार्निंग है। अभी एमपी इलेक्शन करीब है कि अवाम के जो मसाइल हैं, हकीकी मसाइल, ये नल लाइट ड्रेनेज मोरी नहीं, अवाम के जो बीमार हैं उनका इलाज, जो बेहद गरीब है उनको राशन, बच्चों की तालीम, ये तमाम चीज़ें अगर एमआईएम नहीं करेगी तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में एमपी की सीट भी असदुद्दीन की चली जाएगी और वो हैदराबाद के अंदर यहाँ पे ही अवाम की काम करते हुए नज़र आएंगे। हिंदुस्तान में फिरना इनका बंद हो जाएगा। अवाम से कहूँगा आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनके खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें। इनको हिंदुस्तान में फिर के नफ़रत फैलाने और बीजेपी की मदद करने से रोकना हैदराबाद की आवाम का काम है। हैदराबाद की आवाम इनको रोकें, इनको हैदराबाद में बिठाएं। हिंदुस्तान के माहौल को पुरअमन रखने के लिए बीजेपी और एमआईएम को इख्तिदार से हटाना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। केसीआर ने जो मसाजिद को शहीद किया वो प्री प्लान किया। कांग्रेस एमआईएम का मिलना पहली चीज़ तो एक नामुमकिनात में से है, ये बात आप लिख के रख लें। नहीं मिली, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है मंजिस की। अगर ये जाके भी उनके ख़दमों में भी गिरें तो कांग्रेस इनको लगाने वाली नहीं है। रही दूसरी बात मस्जिदों का शहीद होना, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है रेवंत रेड्डी से कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कोई मस्जिद को नुकसान पहुँचे। चूँकि इलेक्शन कैंपेन में भी वो बार बार बोलते रहे कि जो मसाजिद शहीद हुए, क्या असदुद्दीन अवैसी आपने उसके ऊपर एहतजाज किया? क्या वो पूछते रहे हमेशा। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों ने उनको वोट दे के कामयाब किया। कांग्रेस को हम लोगों ने निकल के कांग्रेस का साथ दिया, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई मस्जिद शहीद हो। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इससे आवाम का बहुत फ़ायदा होगा, ये 6 गारंटी से फ़ायदा होगा और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा। क्योंकि कांग्रेस को अंदाज़ा है कि ये जो हुकूमत आज जो आई है वो मुसलमानों के वोटों से आई है। अज़ला में, डिस्ट्रिक्टों में मैं भी गया हूँ, कैंपेन चलाया हूँ, तो कांग्रेस को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि मुसलमानों के वोट हमारी कामयाबी के जो है ज़ामीन बने हैं। तो वो मुसलमानों को टीज़ नहीं करेंगे तो फिर उनका इक़्तिदार 5 साल के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान फिर उनको हटा देगा। तो और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनको इक़्तिदार पर रहना है। तो कांग्रेस ने जो पहले जो गलतियाँ की थी उन गलतियों को वो सुधारे और आने वाले दिनों में ऐसे कोई गलती ना करे, मुसलमानों की कोई दिल आज़ारी ना करे, मुसलमानों की इबादतगाहें, मदरसों की हिफाजत करे और सुकून के साथ मुसलमानों को अमन और चैन से रहने का मौका दे, ताकि आइंदा दिनों में भी कांग्रेस की हुकूमत दोबारा फिर मुंतखब हो और चलती रहे। दिल्ली में भी इसी तरीके से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हमको असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद में रोकना होगा। अगर हम हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी को नहीं रोकेंगे, वो फिर सारे हिंदुस्तान में फिर के हिंदुओं को मुत्तहद करेंगे अपने तकारीर से और थोड़े थोड़े वोट काट कर कहीं भी, अभी राजस्थान में जाके इलेक्शन लड़े, 588 वोट लिए, 588 वोट। यहाँ से अकबरुद्दीन अवैसी अपने कैंपेन में से निकल के जाके वहाँ पे तकरीर करके आए
वहाँ पे एक हिंदुत्व का उम्मीदवार कामयाब हुआ 550 वोट से, और वो निकल के कह रहा है कि जितने दुकानें हैं गोश्त के खाने के सब बंद करो, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या। अभी वो ओद भी नहीं लिया, लेकिन निकल के मार्केट के अंदर हंगामा कर रहा है वो। वहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी जाके आए। क्यों जाके आए? कि इनके हल्के में कंपटीशन नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। यही वजह है कि वो निकल के राजस्थान जाके आए। अगर अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में चंद्रान गुट्टे में सख्त मुकाबला होता तो ये निकल के राजस्थान नहीं जाते। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, इन लोगों को हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने के लिए 200-500 वोटों के लिए जाके बीजेपी को जिताने से रोकने के लिए इनको हैदराबाद के अंदर ही पार्लियामेंट की सीट इनकी रोक दें, ताकि ये हैदराबाद के अंदर ही बैठ जाएं और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अमन व सुकून से जीने का मौका फराहम हो और बीजेपी का इख्तदार ख़त्म हो, कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का इख्तदार हिंदुस्तान के अंदर आए। चूँकि असदुद्दीन अवैसी इंडिया अलायंस के भी ख़िलाफ़ है। अब ये नहीं पता चलता कि ये ही में है या शी में है। ये ना ही में है ना शी में है, ना ये अपोजिशन में है ना ये हुकूमत के साथ है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ है, ना अपोजिशन पार्टीज़ में है, ना ये बीजेपी के ये बीआरएस के साथ बीजेपी के साथ एक अलग दुकान लगाए हुए हैं अपनी। तो लिहाजा इनको यहीं बिठाया जाए ताकि ये जाके दूसरे स्टेटों में वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और वहाँ की जो स्टेट में जो बड़ी पार्टियां हैं उनके ख़िलाफ़ ये जाके साजिश ना कर सकें बीजेपी की ईमा के ऊपर। तो इनको यहाँ पे हैदराबाद में रोकना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम एमपी इलेक्शन बहुत ज़ोर से अवाम आज जाग चुकी है। अवाम के अंदर एक तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए समझ रही है अवाम कि इनका क्या रोल है, ये क्या काम कर रहे हैं, और इनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो है बीजेपी आ रही है। ये जाके वहाँ पे 500,000 वोटों के लिए ये जो है क्यों जाके खड़े हो रहे हैं वहाँ पे, ये अवाम समझ चुकी है। लिहाजा ये बीजेपी के एजेंट को रोकना हैदराबाद की अवाम की ज़िम्मेदारी है। हम इनके ख़िलाफ़ वोट करेंगे, इनको यहाँ रोकेंगे, इनको हैदराबाद के अंदर हराएंगे ताकि वो यहाँ बैठें एक जगह और वहाँ के मुसलमान सुकून से रहें। देखिए, वो हम करे का ज़माना चला गया। कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनिफेस्टो दिया, वहाँ से आ रहा, दिल्ली से, कर्नाटक में दिया, राजस्थान में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, सब जगह दिया, तेलंगाना में भी दिया, और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए। ये पुराना ज़माना चले गया कि हम बोल के दिलाए, ये ख़त्म हो गई फिल्म में। अब ये नहीं चला सकते फिल्म में, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही, और ये लोग भी बैठ के फिरेंगे, इनकी औरतें भी बैठ के सफ़र करेंगी ना उसके अंदर। हाँ, जो मुखालिफत करते थे अब पूरा फ़ायदा उठाएंगे। क्या नहीं, हम सिलेंडर 1100 रुपये में लेते बोल के थोड़े बोलेंगे, एम वाले भाग रहे हैं। आपसे पहले वो लोग लाइन में खड़े हुए वहाँ पे KYC करवाने के लिए गैस का। लिहाजा ये इनको कराए उन्हों कराए नहीं है। कांग्रेस 6 गारंटी दे के ऐलान करके आ रही है, तो अब इनका ख़त्म हो गया। और ये जो शादी मुबारक या दूसरे चेक्स हैं, इसके लिए भी मैं रेवंत रेड्डी साहब को कहूँगा कि इनके MLAs के हाथ से नहीं बटाना, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सदर मोहतरम की हिदायत पे हम बांट रहे हैं। मिठाई की दुकान पे नाना के फातिहा, माल गवर्नमेंट का इन्हों हाथ लगा के देखे जो है हम दिए जैसा। तो वो भी मैं रेवंत रेड्डी साहब को बोलूँगा कि कलेक्टर ऑफिस में या गांधी भवन में उनके ऑफिस में जो है ये चकों को दिया जाए कांग्रेसियों के हाथ से। इनके MLA को भी बुलाया जाए जो कोने में बैठा हुआ रहेगा। देना तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट दे रही। इनके MLA को जो है वहाँ बाजू कोने में कचरे में बिठाओ, ताकि जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। बांट रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देना हर चीज़, तो इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। हम दिए हम दे रहे हैं, ऐसा दिखता है करोड़ों रुपए शादी मुबारक की इन्हों बांट रहे हैं, वो है गवर्नमेंट के पैसे है। वो इन्हों अपनी जेब से क्या बांटते पैसे? इन्हों आंख का मैल किसी को नहीं देते, दवाखाने में 2 रुपये बिल नहीं कम करते, हाँ, मुसलमानों को लाशें नहीं देते। असराविशी दवाखाने में 3-3 हज़ार रुपये लाश पड़ी हुई है, तो 3,000 रुपये लेते हुए औरत का वो आता। ऐसे जालिम लोग इन्हों कहाँ से निकाल के करोड़ों रुपए देते? ये हुकूमत के स्कीम रहते। अब हुकूमत इनके हाथ को नहीं देना। अगर प्रोटोकॉल भी है तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर बांटो, वहाँ कांग्रेस के लोग भी पूरे बैठते कि MLA भी इनका आके कोने में बैठता है एरिया का, वो लोग वहाँ बांटते, उन्हें जो है खाली प्रोटोकॉल के तहत बैठा हुआ रहता। ये बात जो है मैं रेवंत रेड्डी साहब को भी बोलूँगा। और इन लोगों का ये जो चलता था हमेशा पुराना, ये पुरानी फिल्म ब्लैक एंड वाइट की इंशाल्लाह मैं ख़त्म कराऊँगा। BRS का तो फिल्म ही ख़त्म हो गई। 15,000
उनका आदमी बाथरूम में गिर गया, अब उठता नहीं मालूम उन्हें, नहीं कहीं और गिरे तो उतनी बुरी बात नहीं थी। बाथरूम में कौन गिरते वो आपको मालूम है, जिसको बदवा रहती लोगों की। बाथरूम में गिरे तो लोग आज शक कर रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ अरे पी के गिर गया शादी ने बोल के। तो एक अच्छा लीडर है केसीआर, मगर वो एमआईएम की दोस्ती में उन्होंने तबाह हो गए। नहीं हमारे को सरकार चलाना है, हमारे को उनके साथ जाना है। ठीक है आप गए, आज क्या हुआ बताइए। आप खुद गिर गए बाथरूम में। आप जो है एमआईएम की बैसाखी पे चले, एमआईएम की बैसाखी बहुत कमजोर है। अच्छा अब देखिए, अब ये रिसेंटली इलेक्शन आया 2018 में, तो टीआरएस वेव थी, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी। अब कांग्रेस ही स्ट्रांग बनी। अब ये कर्नाटका इलेक्शन में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में यहाँ पर भी तेलंगाना में कांग्रेस का वेव चला पूरा। अब फिर देखिए ये इमेच्योर लीडर है ये असदुद्दीन ओवैसी, पूरे स्टेट में कांग्रेस का वेव चल रहा। ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं, वो मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी, पूरा तेलंगाना फिरे नो। आज कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, आज आप लोग फोटोज देख रहे होंगे कि फिर नए दोस्ता बन गए। हर गली में, हर इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, इन्हें जो है आरएसएस का टिल्लू है, इन्हें फलाना है, यानी इनको जिसको गाली देना है उसको ले जाके आरएसएस से मिला देते हैं, जो हिंदू को गाली देना है। तो ये इमेच्योर लीडरशिप है। अब आप आइए अपन याकूतपुरे की बात करेंगे। अब जो रिसेंटली इलेक्शन हेल्ड हुआ, एमआईएम जो है 46,153 वोट ली, एमबीटी मैं अमजदुल्ला खान जो है 45,275। आई लॉस्ट द इलेक्शन बाई 878 वोट, 800 वोट से हारा मैं इलेक्शन। तो ये जो मेरे 45,275 वोट है, ये जेन्यून वोट है, जेन्यून जिसको बोलते हैं ना। पब्लिक निकल के लाइन में ठहर के, जैसा आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा लाइन में एक घंटा ठहर के, तो आई एम द एमएलए फॉर 45,275 वोट। आई एम द एमएलए। मैं ये 45,275 लोगों का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब एक बच्चा जो है चीटिंग मार के पास होके उन्हें इंजीनियर बनता, उन्हें एक बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बनता। अब काबिलियत किस में रहती बताइए? जो मेहनत करके पढ़ा लिखा उसमें काबिलियत रहती। अब वो बेचारे कहाँ हैं नहीं मालूम, आते। अब आज मैं आया ना, कल आते उन्होंने यहाँ पर आपकी बस्ती में एमएलए साहब भी आते। नहीं एक बता रहा हूँ मैं, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा। देखो आप पूरा अपना इलेक्शन में कभी आपको टीआरएस वाले नहीं दिखे आपके एरिया में, कभी बीजेपी वाले नहीं दिखे। अपन कैंपेनिंग स्टार्ट करते पूरे आए भागे, दूसरे दिन टीआरएस आ गई, बीजेपी आ गई, इंडिपेंडेंट आ गए पूरे जने। तो अब और एक क्या हुआ, यहाँ पर भी वही चीज़ करे कि नहीं दोनों लड़ रही। आपके तो अमजदुल्ला खान बहुत स्ट्रांग है, अपन निकलते बोले। बीजेपी कितने वोट ली साहब? 22,354। अगर आपके गली में कहीं मोहरी भैरी, अब मैं आते वक्त देखा कितने, यानी पूरा एरिया देखो आप कैसा सड़ा है। कोई लेडीज़ पैदल नहीं जा सकते रोड पे से, पूरा पिशाबा, पूरा गंदा पूरा। तो पूरा एरिया में फिर लेते आ रहा हूँ मैं। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि अब फिर इलेक्शन कब होते नहीं मालूम। एमपी इलेक्शन, हमारे शिव कुमार साहब तो मेरे को एमपी कैंडिडेट भी बना दिए, लड़ो बोल रहे तो अब आप देखिए, अब जैसा हमारे वकील साहब पढ़े लिखे, पूरे तकरीबन लोग यहाँ पर एजुकेटेड दिख रहे मेरे को। आप जो वहाँ पर जो वो गंदा पानी बह रहा, वो कचरा है, आप जाइए, आप जाके एक फ़ोटो लीजिए, आप ट्वीट मारिए, कल साफ होता नहीं होता। देखो आप क्यों नहीं करते भाई आप लोग? वाई यू नीड एन एमएलए, कारपोरेटर, एमपी व्हेन यू योरसेल्फ कैन डू इट। आप नीचे क्या करो, जब भी ट्वीट करें मेरे को भी टैग करो, अमजद एमबीटी मेरा ट्विटर है, या मेरे को व्हाट्सअप करो। ये जो हमारा मीटिंग अगर कोई ऑनलाइन भी देख रहे हैं, क्योंकि पूरा लाइव हो रहा आजकल हर चीज़, तो मैं तमाम ये याकूतपुरे के जितने जो हिंदू एरियाज है, मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि आपके दरमियान में कोई आने वाला नहीं है, कोई एमएलए आने वाला नहीं है, कोई कारपोरेटर।
ये जो बीजेपी के लोग जो 22,000 वोट लिए, इन्हों तो आते नहीं। बीआरएस का तो फिल्म ही ख़त्म हो गई, 15,516 वोट लिए उन्होंने, उनका आदमी बाथरूम में गिर गया, अब उठता नहीं मालूम उन्हें। कांग्रेस वाले 6,000 वोट लिए, तो नहीं कहीं और गिरे तो उतनी बुरी बात नहीं थी। बाथरूम में कौन गिरते वो आपको मालूम है, जिसको बदवा रहती लोगों की। तो ये 9 साल की बदवा है बेचारों को। नहीं कहीं दूसरी जगह गिरे तो बोलते थे आओ भाई ऐसा है वैसा है, और बाथरूम में गिरे तो लोग शक कर रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ अरे पी के गिर गया शादी ने बोल के। तो एक अच्छा लीडर है केसीआर, मगर वो एमआईएम की दोस्ती में उन्होंने तबाह हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग में सिविक कम्युनिटीज़ लाओ, आपके जो पार्क्स है उसको डेवलप करो,